इकाई एक भूगोल अपना। पहली इकाई में टॉपिक लगा हुआ है भारत, संसाधन एवं उपयोग। जनरली किताब में संसाधन और उसके उपयोग ही होता है लिखा हुआ, एनसीईआरटी में भारत लगा के लिखा हुआ है ना? हाँ लिखा हुआ है ने का, हाँ है बाबू है। इसके बाद सुनो ना, इकाई एक का ये इंट्रोडक्शन चैप्टर होगा, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद इस इकाई एक का क खंड शुरू होगा, प्राकृतिक संसाधन। फिर इसका खा शुरू होगा, भूमि। उसके बाद जल संसाधन, मृदा संसाधन जिसको बोलते हैं। सबको पढ़ने के बाद एक इकाई खत्म होगा, इसलिए ये सबसे बड़ा इकाई चलता है। सबसे बड़ा इकाई यही है पढ़ने वाला, एक का क खा। और इसके बाद एक और चैप्टर मिलेगा आपको लास्ट में, बिहार के नाम से। इंडेक्स पे जाओगे, किताब ओपन करो, इंडेक्स पे जाओ, देखो बिहार के नाम से है कि नहीं। और वहां जब पढ़ना शुरू होगा बिहार के बारे में, देख लो, तो बिहार का अध्ययन का खा गा घा करके शुरू होगा। बिहार में जलवायु के बारे में, बिहार में खनिज के बारे में, बिहार के मिट्टी के बारे में, बिहार के उद्योग के बारे में। इस तरीके से वो 4 चैप्टर बनाएगा। एक एक इकाई में 3-3 4-4 चैप्टर है, जैसे इस इकाई एक में भी 4 चैप्टर आपको मिलेगा। सुन लिए ना? और उसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है? संसाधन और उसके उपयोग। देखो क्या क्या बात पढ़ेंगे। पहला चीज तो संसाधन किसे कहते हैं, ठीक। संसाधन अगर है तो संसाधन का संरक्षण कैसे करना है, बचाने का तरीका। और फिर सतत पोषणीय विकास, मतलब खाली बचाते रहें या संसाधन का यूज भी करें। हाँ, हमको यूज भी करना है, बट अगले आने वाले पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए इतना वाहियात तरीके से यूज ना करें कि वो संसाधन मेरे बाद आने वाली पीढ़ी के लिए उपलब्ध रहे ही ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए संसाधन का उसी रूप में हमको इस्तेमाल करना है, यूज करना है। ये 3 टॉपिक हो गया। इसके बाद संसाधन के प्रकार, मानवकृत संसाधन और प्राकृतिक संसाधन, यानी मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन जैसे ये बोर्ड वगैरह, और प्राकृतिक संसाधन जैसे हवाएं चलती हैं, सूर्य का प्रकाश है, वो सब। इसका फिर कैटेगराइजेशन पढ़ना है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे जैव अजैव। निर्माण के आधार पर, समझ गए, उपलब्धता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर अलग अलग प्रकार से संसाधन का टाइप, जिसमें नवीकरणीय पढ़ना है, अनवीकरणीय पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है निजी संसाधन, सार्वजनिक जिसको सामुदायिक बोलते हैं, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, स्वामित्व के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर। इतना अगर हम बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसके टाइप को पढ़ना है। हम ऐसे बता दें कि संसाधन का जो चीज हमको पढ़ना है वो है परिभाषा। इसके बाद पढ़ना है संसाधन के प्रकार। अब वो प्रकार वही जो अभी हम आपको बताया, उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, इन सबको डिस्कस करेंगे। इसके बाद संसाधन संरक्षण पढ़ना है, कैसे किया जाता है या क्यों जरूरी है, उसी में टॉपिक पढ़ना है हम लोगों को, सतत पोषणीय विकास। और यहां जाकर के हम लोगों का इकाई एक का इंट्रो एंड करेगा। इसके बाद शुरू होगा खंड का चैप्टर। जो इंट्रो वाला है उसको बदलोगे ना, चेंज करोगे पेज को, देखोगे का लिखा हुआ होगा प्राकृतिक संसाधन, यानी प्राकृतिक संसाधन में यहीं से चर्चा शुरू हो जाएगी, खाली प्राकृतिक संसाधन का। तो पहले हमको क्या जानना है बाबू, संसाधन किसे कहते हैं। शुरू करें कार्यक्रम, ठीक। हेडिंग लगा दिए हैं। पहला सवाल लिखो, संसाधन क्या है? संसाधन क्या है? लिखोगे वे सभी चीजें जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। वे सभी चीजें जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, उन्हें संसाधन कहते हैं। उन्हें संसाधन कहते हैं। पूर्ण विराम।
लिखोगे बाबू, आवश्यकता से, पूर्ण विराम के बाद, आवश्यकता से, आवश्यकता से हमारा तात्पर्य, आवश्यकता से हमारा तात्पर्य काम को आसान बनाना, हमारा तात्पर्य काम को आसान बनाना, काम को आसान बनाना। देखो ना, सिंगल कोट डाल दिए है ना, तो तुम लोग भी करो ना ये काम। काम को आसान बनाना है, आवश्यकता से हमारा तात्पर्य काम को आसान बनाना है। मतलब जो सर आप वर्ड आवश्यकता लिखाए हैं, उस आवश्यकता का सीधा मतलब है कि अपने काम को कैसे आसान बनाए। तो हम मनुष्य अपने काम को आसान बनाने के लिए बहुत सारा इन्वेंशन करते हैं। अब काम को आसान कैसे बनाए, गर्मी लगता था तो फैन पंखा लेकर कैसे जल रहे थे, तो ये हाथ इंगेज था, तो इसको फ्री कर लेते हैं। फ्री करने के लिए हम लोग क्या किए, इन्वेंट कर लिए पंखा का। पंखा का इन्वेंशन हुआ, बिजली का इन्वेंशन है, इससे हम लाभ उठा रहे हैं, अभी फायदा हो रहा है ना इस बात का। तो फायदा हम अपने काम को आसान बनाने के लिए किए, जरूरत था, आवश्यकता थी इस चीज की, और आवश्यकता का यही मतलब है काम को आसान बनाना। इसी को हम लोग क्या नाम दिए हैं, संसाधन। क्लियर है बात यहां पर। जैसे, पूर्ण विराम देने के बाद लिखोगे जैसे, जैसे सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश जिससे हमको सौर ऊर्जा मिलता है ना, सूर्य प्रकाश, कॉमा पवन ऊर्जा, कॉमा देने के बाद पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कॉमा दीजिए बाबू, पंखा, फ्रिज, उसके बाद इत्यादि लगा सकते हैं, पंखा, फ्रिज, उसके बाद इत्यादि लिख दो। है तो जिम्मरमैन, इनका कथन था बाबू कि संसाधन जो आपको हर जगह दिख रहे हैं कि हर जगह होते हैं, ऐसा है नहीं। संसाधन को बनाया जाता है, शुरू से हर चीज उपयोगी है मेरे लिए नहीं मालूम होता है, यानी संसाधन होते नहीं बल्कि बना करते हैं, ये इनका कथन है। कथन है, डबल कोट में हम लिख देते हैं संसाधन, हाँ, हुआ नहीं करते बल्कि बना करते हैं, बना करते हैं। अब ये कथन है, एग्जाम में आया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रहता है संसाधन हुआ नहीं करते बल्कि बना करते हैं, यह कथन किसका है, जिमरमैन का। ऑब्जेक्टिव बन गया। फिर प्रश्न आया है संसाधन हुआ नहीं करते बल्कि बना करते हैं, इस कथन की विवेचना करें। विवेचना करने का मतलब है आओ इस पर बात करो, इस पर चर्चा करो कि क्या यह कथन सही है कि कथन गलत है। अब क्योंकि ये इनका कहा हुआ कथन है, किताब में मेंशन है, तो इसका मतलब ये सही बात है, तो इसको सत्यापित करो कि यह बात कैसे सही है। आपको कैसे मालूम कि संसाधन हुआ नहीं करते बल्कि बना करते हैं। तो आज से 50 साल 60 साल पहले क्या उन लोगों को मालूम था कि सोलर प्लेट जैसा कोई चीज है, मोबाइल फोन जैसा कोई चीज है? नहीं, सवाल ही नहीं कि ऐसे ऐसे उठाना है, फोन पे बात करना है या वीडियो कॉलिंग होगा। छोड़ो ना, जब फोन का जमाना आया तो क्या उनको तब मालूम था कि ऐसे वीडियो कॉल जैसा कोई चीज होने वाला है? लेकिन जैसे जैसे जरूरत बढ़ते गया हम इन्वेंट करते गए। तो देखो चीजें मेरे सामने उपलब्ध हैं। सूरज की रोशनी, क्या सूरज अभी अभी 10 20 साल 30 साल से रोशनी देना शुरू किया है? सूरज की रोशनी तो अनिश्चित, जब से अनिश्चित काल का मतलब कि जब से मनुष्य का अस्तित्व आया भी नहीं होगा पृथ्वी पर, तब से सूरज है। इसकी रोशनी तो तब से आ रही है यहां पर, बट इससे लाभ नहीं हम उठा पाए। वजह, संसाधन हुआ नहीं करते बल्कि बना करते हैं, क्योंकि तब ना तो मेरे पास आवश्यकता थी और ना ही इतना ज्यादा दिमाग का विकास हुआ था। लेकिन जब हमको आवश्यकता हुई, जब हम ऊर्जा का विकल्प सोचने लगे, ऊर्जा के स्रोत का, विकल्प का मतलब है ऑप्शनल और दूसरी चीजें, कि बार बार इलेक्ट्रिसिटी क्यों, कहीं और चीज से हम ऊर्जा के स्रोत को उपलब्ध कराएं, तब जाकर हमको समझ में आया कि सौर ऊर्जा भी एक अच्छा स्रोत हो सकता है। तब से सौर ऊर्जा भी एक संसाधन बन गया। देखो, क्या शुरू से था संसाधन? नहीं था, बाद में बन गया। दूसरा,
क्या सौर ऊर्जा जब था तब पवन ऊर्जा के बारे में जानकारी था मेरे पास? नहीं था। कि क्या पवन से भी हम एनर्जी पैदा कर सकते हैं? हाँ, पवन की एनर्जी से भी हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। डेनमार्क नंबर 1 है इसमें, उसको पवनों का देश बोला जाता है। वहां की कुल बिजली का शायद लगभग 25 से 26% वो लोग इलेक्ट्रिसिटी उसी से पैदा करते हैं, पवन ऊर्जा से। एक पवन चक्की लगा होता है, हवाएं मिनिमम 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहनी चाहिए, जिसके लिए भारत में राजस्थान और गुजरात बहुत उपयोगी क्षेत्र है। राजस्थान और गुजरात 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां हवा की रफ्तार मिनिमम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। पवन चक्की अगर वहां स्थापित किया जाए, कुछ स्तर पे किया गया है, तब वहां से भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अब देखो, अपने एनटीपीसी में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है बाबू, ये एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन है। थर्मल, उष्मा, समझे? उष्मा को पैदा पहले कराना होगा, उसके लिए कोयला जलाओ। कोयला जब जलाएंगे तो वो पानी को गर्म करेगा। थर्मल मीन्स होता है भाप वाला। तो वो कोयला जला करके हम पानी को गर्म करते हैं, पानी से भाप बनता है, वो भाप टरबाइन को घुमाता है, छोटे से पंखे को। वो टरबाइन एक रॉड को घुमा रहा है, जिसके वजह से कंडक्शन घूमना शुरू करता है, जनरेटर जैसा कोई चीज, जिसके बारे में हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। तब जाकर बिजली उत्पन्न हो रहा है। तो कोयला का जलाना, कोयला तो जल रहा है ना, प्राकृतिक संसाधन तो जा रहे हैं ना आपके, और हम बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा ऊर्जा के स्रोत है। वही कोयला जलता है तो उसका डस्ट आप रात में शाम में देख सकते हैं। क्या ये सही है प्रकृति के लिए? बिल्कुल नहीं। तो हमको ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के बारे में सोचना चाहिए कि उसका विकल्प क्या है। विकल्प क्या निकल कर आया? सौर ऊर्जा। गवर्नमेंट इस पर बहुत सारा सब्सिडी दे रही है, छूट दे रही है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा घर में लगाएं। अब देखो होगा क्या, 6 से 7 महीना तो गर्मी का मौसम रहता है। अगर हम सौर सेल वगैरह घर पर लगा लें तो 6 से 7 महीना उस पर जो बोझ पड़ा है एनटीपीसी पे वो स्लो होगा, कोयला का दहन जो है वो थोड़ा कमेगा। लास्ट का जो 3-4 महीना 2 महीना है जिसमें मौसम ठीक नहीं होता है, सूरज की रोशनी प्रॉपर। ईश्वर से बातचीत हुई? मेरे बारे में बोलिएगा, दुआ कीजिएगा, ठीक है? जब आंख बंद करके जो आप लीन हुई, तब क्या बोला जाए, एकदम कमाल है तुम लोग का। अगली बार जब मुलाकात हो तो बोलिएगा कि थोड़ा ध्यान देने इधर भी। अब से इन लोग को देखते हैं आंख खोले रहता, अब तुम लोग में ये सब चीज शुरू हुआ। पहले लड़का लोग को देखते थे एकदम ऐसे हो जाता था, अब इन लोग यस सर जी भैया, यस सर जी भैया। अब झूठों का बोले लेकिन करता रहता है। अब इन लोग को देखो एकदम एकदम ऐसे है बाबू, एकदम का है बाबू, शादी में थे, खाई थी, हाय हाय कुंची शादी में जाता किस लिए? पूछो इन लोग से। बाबू खाने के लिए। देखो ध्यान दो बाबू, थोड़ा सा ध्यान दो टॉपिक पे ना। 42 नंबर चला जाएगा, ऐसे स्वाहा हो जाएगा है? प्रश्न लिखोगे, बीच में ही इंटरप्ट करा देती है टॉपिक को ना। प्रश्न लिखिएगा, संसाधन हुआ नहीं करते बल्कि बना करते हैं, कैसे? संसाधन हुआ नहीं करते बल्कि बना करते हैं, कैसे? संसाधन हुआ नहीं करते बल्कि बना करते हैं, कैसे? कथन है, उसको डबल कोट में डालिएगा। किसके आधार पर बोला गया है? उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर। एक हो गया बाबू जैव संसाधन, और दूसरा कौन हो गया? अजैव संसाधन। एक काम करो, थोड़ा सा संसाधन किसे कहते हैं वो पढ़ लो, और जिमरमैन वाला जो व्याख्या किया दोनों पढ़ो पहले आराम से। सब क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? वो सब चीज जो मेरी आवश्यकता के लिए है, मेरे लिए जरूरी है, मेरे काम को आसान बनाता है, संसाधन है। जिमरमैन ने क्या कहा था? संसाधन होते नहीं है बल्कि बना करते हैं।
बनने से मेरा मतलब क्या है बाबू, जैसे जैसे हमको जरूरत होगा हम वैसे वैसे चीजें बनाएंगे, है ना। जरूरत हुआ लिखने का तब ना ये चीज बना होगा बाबू, बस आवश्यकता बंद होता गया और चीजें बनती गई। ये जिमरमैन का कथन है, आता है उनके कथन की पुष्टि करो। पुष्टि करने के लिए आपको बस इस बात को ध्यान में रखना है कि कोई चीज जो पहले से अनभिज्ञ थी, अनजान थी, और बाद में समय के साथ हम उसका यूज करने लग गए, ठीक है। पहले उसमें लिखा जाता था, ताड़पत्री में लिखा जाता था, है ना, फिर सिंबल बना बना के लिखा जाता था, फिर पेंसिल आया स्लेट वाला, फिर लकड़ी वाला पेंसिल आया ना, स्याही को डुबो के लिखने वाला प्रचलन शुरू हुआ, बाद में ग्रेफाइट उसमें जाने लगा, फिर ग्रेफाइट वाला पेंसिल आया जो आज आप लोग यूज करते हैं, फिर जो इंक में डुबोना था उसके लिए साइंस इतना डेवलप किया कि दाब को बढ़ा करके उस इंक को छोटे से पतले से रिफिल में डाल दिया गया, लीड जिसको बोलते हो उसमें डाल दिया गया, आराम से लिखा रहा है। हुआ ना ये सब चीज, जैसे जैसे जरूरत लगता गया। अब आप हर जगह कहाँ जा रहे हैं सर, हम सर हैं तो साथ में कलम तो रखना ही पड़ेगा, सर एगो दवात लिए हुए हैं हाथ में, एगो पंख लिए हुए हैं, कहाँ है, कहीं पर भी साइन करने का सर को जरूरत पड़ सकता है, बताइए तो सही रहता है ये चीज। तो सहूलियत करने के लिए आपके पॉकेट में डाल ना दिया गया। और छोड़ो ना सहूलियत की ऐसी की तैसी, अभी हम चल रहे हैं ना, देखिए 12th वाले लोग, एक मिनट संसाधन ही दिखलाते हैं ना तुमको। अभी हम पढ़ा रहे हैं, 12th वाले बच्चे लोग सवाल पूछ रहे हैं, ये देखो इतना क्वेश्चन आया हुआ है। अब हमको अभी के अभी इसको चेक करना है, तो वो अब आएंगे, आने के बाद हाँ बाबू इतना नंबर क्वेश्चन था, नहीं थोड़ा सा इसको आसान बनाते हैं। कलम आ गया ना पास में, कौन सा चाहिए, यहां पे स्क्रीन राइट किया, स्क्रीन राइट करने के बाद जो सवाल घेरना है देखो रेड से हम घेर करके भेज भी दिया उसी टाइम। अगर नहीं होता तो क्या करना पड़ता, उसके क्वेश्चन का हमको पहले फोटो खींचना पड़ता, फिर कलम लाते वहां पे बनाते, अब बनाने के बाद फिर फोटो खींचते, फिर उनको भेजते। अभी देखो तुमको पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते सुधार करके हम भेज भी सकते हैं यहीं पर इसी टाइम। हो गया ना आसान। इंटरनेट क्या ये नहीं है संसाधन, किसके वजह से भेज सकते, काश के कोई ऐसा चीज होता कि भेज सकते। लाओ कबूतर को लाओ, उसके पैर में बांधते हैं, भेजना था किसी के यहाँ, कुंदन के यहाँ पहुंच गया, कुंदन निकल गया इंडियन फैन, खुशी में ये कागज को जला कर हुर्रे खत्म। फिर क्या करें, फिर क्या किया जाए, तो कबूतर से अच्छा डाकिया है, आवश्यकता तो एक आदमी को हम हायर किए, वो आदमी दौड़ करके एक देश से दूसरे देश तक पत्र पहुंचाता था पहले के समय में। कहीं बीच में टपक गया तो खेले खत्म। राजा साहब आप चाहते हैं कि अभी के अभी हाजिर हो जाए, बोले हाजिर हो चुके हैं, वो कहां, ईश्वर के पास, वो तो मर गए 15 साल पहले, आप अब पहुंच रहे हैं। कितना स्लो था ये प्रोसेस, इसको फास्ट करते हैं। फोन, लैंडलाइन फोन, हवा चल गया, तारे बीच से गायब। फिर कौन आया, मोबाइल फोन, भूकंप आ गया, खत्म। फिर आया 3G, फिर आया 4G, अब आ गया 5G, सैटेलाइट नेटवर्क, है ना, कि भाई भूकंप नीचे हिलडोल होता रहे, हम तैयार हैं आपके लिए, भले बात करने वाला कोई ना बचे, संसाधन बचा रहेगा, है ना है ना। मतलब समझ में आया ना, कहने का मतलब ये कि हम अपने सहूलियत के लिए इन्वेंशन ऐसा किए ना कि कहीं ना कहीं से फायदा ही है वो चीज, माने इनडायरेक्टली तो नुकसान भी होता है, बहुत चीज है भाई, प्लस पॉइंट है तो उसका माइनस पॉइंट भी है। आया बात समझ में। ये जिमरमैन का कथन था कि संसाधन हमेशा से नहीं थे। 5G कोई नहीं जानता था, इवन हम भी नहीं जानते। 3G से आ गया मोबाइल, तो हम इंटर के बाद ग्रेजुएशन के बाद मोबाइल यूज किए हैं, तब मोबाइल मेरे हाथ में आया। आप समझ सकते हैं कितना टाइम के बाद आया ये चीज मेरे सामने। ऐसा बात है बाबू कि वीडियो कॉलिंग या इन्वेंट होना चीज, कंप्यूटर ये देख रहे हो ना, तुम ये देख रहे हो डायरेक्ट, है ना, कंप्यूटर तुम ये चीज देख रहे हो, तुम डायरेक्ट मोबाइल देख रहे हो, हम वो पत्र वाले टाइम से देखे हैं, हम पत्र लिखे हैं, तो आप समझ जाओ कि आइस एज के जमाने से हमें तो बदलाव हम देखे हैं, इसलिए हम आपको सही से इल्यूस्ट्रेट कर सकते हैं, हम सही व्याख्या करेंगे ना कंप्यूटर के बारे में। हम टीवी वाला मॉनिटर में पढ़ाई किए हैं, हम टाइपराइटर में काम किए हैं, तो हमको ये वाला कीबोर्ड के बारे में हम अच्छे से व्याख्या कर सकते हैं कि इसमें बदलाव कैसे कैसे आया, हम आपको समझा सकते हैं। आज देखो करते हैं ना, उसको भी खत्म कर दिया। क्या कर दिया उसको खत्म करके, वॉइस, आवाज के द्वारा अगर आप बोलते रहेंगे वहां टाइप हो रहा है। माने आजकल चलता है सरकारी नौकरी में 35 वर्ड पर मिनट टाइप करने की कैपेसिटी हो, सामने वाला बंदा शुभम है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी वो फ्रेंडली है, जब तक आप खिटखिटाइएगा उतना तो देर हम बोल देंगे, नहीं बोल सकते, देखो नहीं बोल सकते हैं, कितना जल्दी बोल दिया, उसको वो एज इट इज वर्ड में लिख देता है। अब बताओ, तब सोचो टाइप करने का कोई फायदा रहा, टाइपिंग स्किल खत्म। लोगों की आवश्यकता जैसे जैसे होती गई, इन्वेंशन उसी रूप में होता चला गया।
क्या जिम्मरमैन का कथन अभी भी आपको गलत लग रहा है? संसाधन नहीं होते बल्कि बना करते हैं। वो डिपेंड करता है हमको क्या जरूरी है। क्लास में पढ़ा रहे हैं, बच्चा हल्ला कर रहा है, वो आवाज भी जा रहा है, तो कभी पढ़ने में कितना दिक्कत होगा, सुनने में। वॉइस कैंसिलेशन माइक लगा लो, बच्चा कितना भी हल्ला करते रहे आवाज जाएगा ही नहीं। पंखा कितना भी चलते रहे आवाज इसमें जाएगा ही नहीं। आवाज वही जाएगा जो इसके सबसे ज्यादा करीबी है। खत्म। इसको बोलते हैं वॉइस कैंसिलेशन। जरूरत पड़ा ना, जरूरत पड़ा इन्वेंट हो गया। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। खत्म हो गया। अभी टॉपिक अपना शुरू हुआ उत्पत्ति का। अब संसाधन का वर्गीकरण करते हैं। आवश्यकता आविष्कार को अच्छे से समझने के लिए संसाधन का वर्गीकरण करो। तो वर्गीकरण सबसे पहला आधार कौन सा है भाई? चाय की पत्ती उत्पत्ति के आधार पर। कितने प्रकार के हैं बाबू? कौन कौन सा? जैव, बायोलॉजिकल। यानी इसमें कौन सा लक्षण पर बात होगा? सजीव लक्षण। याद रखने के लिए तरीका बता रहे हैं भाई। और अजैव, नॉन बायोलॉजिकल, इसमें किसके बारे में होगा? अजीव, निर्जीव लक्षण। अब हम आपसे सवाल करेंगे बाबू, चट्टान, क्या इसमें अजैव संसाधन में चट्टान नहीं आएंगे? मृदा, मिट्टी की बात करते हैं, मिट्टी है संसाधन? कौन बोल रहा है यस सर? तुम बताओ सुटील, मिट्टी संसाधन है? नहीं बोल रहा है, बताओ। क्या मिट्टी संसाधन है? हाँ बोल रही है, बताओ। संसाधन है, कैसे आदित्य? हाँ, क्योंकि मिट्टी से हमको क्या प्राप्त हो रहा है? फसल। तो संसाधन हुआ ना। मतलब आपको सिर्फ ये सोचना है क्या वो मेरे लिए उपयोगी है? क्या मिट्टी मेरे लिए उपयोगी है? तो हो गया संसाधन। मेरे ना बोलने से ना हो जाएगा। हम किताबें का चीज ना बोलेंगे बाबू। हाँ बोल दिया होता है सर। आप हम जानबूझ कैसे करते हैं? अपने उत्तर पे अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप स्टिक रहिए ना अपने बात पर। क्या मिट्टी एक संसाधन है? हाँ है। बट मिट्टी उत्पत्ति के आधार पर कौन सा संसाधन है? तो जवाब होगा अजैव, क्योंकि मिट्टी सजीवों का लक्षण नहीं रखती, निर्जीव का लक्षण रखती है। आया बात समझ में? ठीक। उसी तरीके से बाबू जब जैव संसाधन की बात करेंगे तब किसका बात होगा? वनस्पति, यानी पेड़ पौधे। क्या ये संसाधन है? कैसे हैं पेड़ पौधे संसाधन? फल मिल रहा है, लकड़ियां मिल रही हैं, ऑक्सीजन मिल रहा है ऑब्वियसली, उसी लकड़ी से फिर हम कुर्सी भी बना रहे हैं, तो संसाधन है ना, इसलिए। अच्छा, मनुष्य, क्या मनुष्य आएंगे? कैसे बाबू? हाँ 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 सही, आप पढ़ा रहे हैं सर, तो आप एक संसाधन है, मानव संसाधन। एकदम रियल टाइम एग्जांपल दिया है, बंदा सही से पढ़ रहा है। अब ये असली फैन है, ये इंडियन फैन। अभी बाबू तुम लोग को दिक्कत लग रहा है? टॉपिक एकदम साफ है। तो जैव संसाधन के बारे में दिमाग में रखना, एग्जाम में भूल भी जाओ तो इतना याद रखो, जैव संसाधन मींस सजीव का लक्षण। यानी वे संसाधन जो अपने अंदर सजीवों का लक्षण रखते हैं उनको हम जैव संसाधन कहते हैं, और वैसे संसाधन जो अपने अंदर सजीवों का लक्षण नहीं रखते उनको अजैव संसाधन बोलते हैं। दिक्कत, जल अगर आएगा तो जल इसी में जाएगा, अजैव में। सही बोल रहे हैं बाबू, हो गया। जंतु, जानवर वगैरह जो आएंगे वो जैव में आएंगे, मुश्किल नहीं। चलिए आंसर लिखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर। क्वेश्चन लिख लिया ना बाबू सब लोग? हाँ, तो लिखिएगा आंसर में, उत्पत्ति के आधार पर। आंसर बोल रहे हैं बाबू, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में बांटा गया है। संसाधनों को दो वर्गों में बांटा गया है, जो इस प्रकार हैं, डैश। इस प्रकार है, न्यू लाइन पर आ जाइए, क में लिखिएगा बाबू, क में जैव संसाधन, क में लिखिएगा जैव संसाधन। उपयोगिता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण करें।
उपयोगिता के आधार पर। एक है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। हाँ बाबू, नवीकरणीय जिसको नया किया जा सकता है। नवीकरण का मतलब होता है बाबू रीन्यू एबल, इस योग्य हो कि उसके दोबारा से नया किया जा सकता हो। अनवीकरणीय नॉन रीन्यू एबल, यस, योग्य नहीं है रिन्यू के, निकट भविष्य में जिसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे कोयला लाखों वर्ष के बाद बनते हैं, तो क्या लाखों वर्ष को आप निकट भविष्य बोलिएगा? लकड़ी है, लकड़ी है, निकट भविष्य में तैयार हो जाएगा, लेकिन कोयला, पेट्रोलियम नहीं होगा। कुछ तो ऐसे हैं जो मिलेंगे ही नहीं, है कि नहीं? नवीकरणीय जैसे सौर ऊर्जा, जितना चाहो आप यूज करो, सूरज जल रहा है, सही है, इसको बोलते हैं रीन्यूएबल। हवा जब चलना शुरू होती है तो हवा का अगर आप यूज करके बिजली का उत्पादन कर दो तो फिर हवा घट जाएगा, उससे नहीं घटेगा ना, तो इसका मतलब उसका नवीकरण होता रहता है। तो ऐसे संसाधनों को जिसका निर्माण निकट भविष्य में या अक्सर जल्दी जल्दी जिसका निर्माण संभव हो, हम उसे संसाधन को नवीकरणीय बोलते हैं। और ऐसे संसाधन को जिसका निर्माण नहीं संभव है, यस, निकट भविष्य में संभव नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं अनवीकरणीय। और ये बंटवारे का आधार क्या है बाबू? यूज के हिसाब से। इसलिए हमको यूज के हिसाब से देखा जाए तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन को सोच समझ के यूज करना है, सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो अनवीकरणीय है उसको तो सतत पोषणीय विकास के आधार पर यूज करना है ना बाबू, आगे वाले के लिए सोच करके कि कोयला का इस्तेमाल हम गलत तरीके से ना कर दें, बचा करके यूज करना है। ठीक, लिखिएगा, उपयोगिता के आधार पर, आंसर बता रहे हैं बाबू, उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। वैसे संसाधन, वैसे संसाधन, वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, जिन्हें भौतिक, रासायनिक, जिन्हें भौतिक, कॉमा देकर के बाबू, रासायनिक या यांत्रिक, यांत्रिक विधि द्वारा निकट भविष्य में पुनः पूर्ति, यहां लिखा हुआ है पुनः पूर्ति किया जाना संभव है, पुनः पूर्ति किया जाना संभव है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन एवं वन्य प्राणी, कॉमा दे के लिखिए।
तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को दो नहीं बल्कि चार भाग में बांटा गया है। एक है निजी संसाधन, दूसरा है सामुदायिक जो सार्वजनिक कहलाता है, तीसरा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन और चौथा है राष्ट्रीय संसाधन। या राष्ट्रीय पहले लिखवा देंगे, बाद में हम अंतरराष्ट्रीय लिखवाएंगे। क्लियर हो गया चार। पहला निजी संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। निजी व्यक्ति का अधिकार जैसे कि कार। क्या कार एक संसाधन है? बिल्कुल है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमको कम समय में पहुंचा देता है, अब पर्सनल होता है। दूसरा है सामुदायिक, जिस पर समुदाय विशेष का अधिकार होता है, जैसे शमशान घाट, शमशान, सड़क, बिल्कुल बाबू, मस्जिद, मंदिर। शहर में जाइएगा तो वहां आपको मिलेगा वो पार्क, गार्डन वगैरह, पार्क वगैरह जो बना हुआ होता है, वो सब क्या है? सामुदायिक संसाधन। बच्चा लोग के लिए है, बच्चा लोग वहां जा रहे हैं। राष्ट्रीय संसाधन, जिस पर राष्ट्र का अधिकार होगा, यानी किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर मौजूद सब चीज राष्ट्रीय संसाधन है। ध्यान से, किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर यानी बॉर्डर के अंदर, फिजिकल बॉर्डर के अंदर जितना भी संसाधन है सब राष्ट्रीय संसाधन है। यस, रेलवे वो भी राष्ट्रीय संसाधन है, सड़क वो भी राष्ट्रीय संसाधन। ताज क्लासेस, विशेष परिस्थिति में अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगेगा कि यहां से एक सड़क अभी के अभी गुजरना बहुत उचित है, बहुत सही है और इससे लोगों का लाभ होगा, तो हां, ये प्रॉपर्टी भी वो अपने पास रख लेगी और इसे कहा जाएगा राष्ट्रीय संसाधन, क्योंकि देश के भौगोलिक सीमा के अंदर आता है। ये आई बात समझ में? और देश के भौगोलिक सीमा के अंदर मौजूद हर एक चीज, सब संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होगा। ठीक है, लिखा जाए। और फिर अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा, जहां पर राष्ट्र का अधिकार क्षेत्र खत्म हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय कहां पर होगा? देश का बॉर्डर बनाया, भारत देश का बॉर्डर बना दिया, बॉर्डर से 200 तक का किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है ये कहलाता है आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र। कौन सा सागर है इस तरफ बाबू? एक मिनट। हाँ पापा, हाँ पापा, ठीक है पापा, लगा देंगे। ठीक, हाँ सुनो ध्यान से। अरे यार तुमको क्या हो गया? हाँ, ये अपना बॉर्डर है बाबू। इस बॉर्डर के अंदर सब क्या कहलाएंगे? राष्ट्रीय संसाधन, है ना। अब इस बॉर्डर से यहां तक की दूरी अगर 200 किलोमीटर है तो यह क्षेत्र क्या कहलाएगा? ध्यान से, वर्ड टर्मिनोलॉजी ध्यान रखिए, क्या जहालत वाला काम कर रहे हो यार एकदम। क्या कहलाएगा बाबू? आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र। यहां तक हो गया। इस आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र से आगे बढ़ोगे, अंतरराष्ट्रीय संसाधन होगा। अगर यहां पर आपको जाकर के मछली मारना है, अगर इधर है ना प्रशांत महासागर, यहां मछली मारना है, तो आपको अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से परमिशन लेना होगा कि भारत यह चाहता है कि वो अपने नाविकों को यहां भेजे। आ रही बात समझ में? जनरली वहां मछली मारने लोग नहीं जाते। अगर मान लो कोई आपको रिसर्च करनी है वहां, तो आपको यहां जाना है। अब रिसर्च के लिए अगर आपको यहां जाना है, तो जो अंतरराष्ट्रीय संस्था इसके लिए बनी हुई है, आपको उससे परमिशन लेना होगा कि भारत अपने रिसर्चर्स को यहां भेजना चाहता है रिसर्च के लिए, क्योंकि वो भारत का संसाधन नहीं कहलाएगा। वो कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय। कहां से शुरू होता है? बॉर्डर से नहीं शुरू होता, बॉर्डर से भी 200 किलोमीटर दूर जो आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र है उसके भी परे, वहां से अंतरराष्ट्रीय संसाधन अपना शुरू हो जाता है। हम आपको लिखवा देंगे ये भी। पहला चीज, क्या आप निजी संसाधन समझे? जिस पर किसी निजी व्यक्ति, खास व्यक्ति का एकाधिकार होता है, मतलब दूसरे किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्राइवेट स्कूल है ना, निजी व्यक्ति का अधिकार होता है ना, लिखिएगा।